देखिए वजीपर इंस्टॉलेशन के लिए मैंने अपने वीपीएस सर्वर पर जो ए पैनल है उसको इंस्टॉल कर लिया है। ओनली मैंने अभी ए पैनल को इंस्टॉल किया है। वजीपर को इंस्टॉल करने के लिए जो बाकी एप्लीकेशंस हैं या फिर कुछ लाइब्रेरीज रहती हैं उनको मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है। वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा लाइब्रेरी कौन सी हमको इंस्टॉल करनी होती है और बाकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस को हमें इसमें इंस्टॉल करना होता है। ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ ऐप स्टोर में आइए, नीचे की तरफ ऐप स्टोर, और यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉल्ड के ऊपर क्लिक करने पर आपको कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हुई दिखाई देंगी जो मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपके केस में अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप यहाँ ऑल के ऊपर क्लिक करके सर्च करके वन बाय वन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे nginx को 1.24 ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, इसको इंस्टॉल किया है। MySQL को इंस्टॉल किया है, PHP MyAdmin, ये वर्जन सबके सामने लिखे हुए हैं, ये मैंने इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट मैंने अभी तक यहाँ पे कोई ऐड नहीं की है। आप देख सकते हैं कोई वेबसाइट ऐड नहीं है, ना ही कोई डाटाबेस मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, और बात करें कमांड्स की तो हमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वो तो हमने कर ली है। बाकी ये कमांड्स हैं कुछ, इन कमांड्स को भी हमें रन करना होता है। कुछ बेसिक कमांड है यहाँ पे, कुछ Node.js की भी है PM2 के लिए, ये सभी कमांड्स को आपको रन करना होता है। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐप स्टोर में जो मेरी PHP 8.1 है या बाकी अदर एप्लीकेशंस हैं उन सभी को इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन PHP के अंदर कुछ एक्सटेंशंस रहते हैं, उनको भी इंस्टॉल करना होता है। उसके लिए हम यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल एक्सटेंशंस, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक्सटेंशन रहेगा हमारा फाइल इन्फो, इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ रेडिस के नाम से एक एक्सटेंशन मिलेगा, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे तीसरा हमारा रहेगा IMAP का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और चौथा हमारा एग्जिट के नाम से है, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए 4 एक्सटेंशंस हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने होते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाई देगी आपको होती हुई। यहाँ पे 4 चीज़ें अभी इंस्टॉलेशन पे लगी हुई हैं, इनको इंस्टॉल होने तक हमें वेट करना होगा। लेकिन इसके साथ में अगर आप चाहें तो और भी बहुत से काम हैं जो हमें करने होते हैं, तो उनको भी हम कर लेते हैं। मैं डुप्लीकेट फाइल टैब एक बार क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डाटाबेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो डाटाबेस पहले हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए काम करेंगे, डाटाबेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड DB के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस भी नाम से आपको डाटाबेस बनाना है वो नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये डाटाबेस का नाम है, यूजर नेम है और ये पासवर्ड। इन सभी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे बैकएंड का सेटअप करें तो वहाँ पे भी इसकी नीड रहती है, मतलब मल्टीपल टाइम इनकी नीड आपको रहती है। ठीक है, इन सभी को आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे पास में देखिए मैंने यहाँ पे ये मेरा मेन डोमेन है और ये मेरा API बैकएंड का डोमेन जिसके ऊपर Node.js काम कर रहा है, क्योंकि जो वजीपर है फ्रंट एंड उसका आपका कोऑर्डिनेटर में है, लेकिन उसका बैकएंड जिससे वो कनेक्ट होके आपकी मैसेजिंग करता है, QR जनरेट होता है, वो सब Node.js में है। तो ये Node.js के लिए सब डोमेन है और मेन डोमेन हमारा यूजर इंटरफेस जो फ्रंट एंड जहाँ पर यूजर एक्सेस करेंगे अपने अकाउंट को, ये वो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाटाबेस का नाम मैंने क्या रखा है वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब हमें जरूरत पड़ेगी डाटाबेस से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स की तो हम यहाँ पे उनका यूज कर लेंगे। मैंने पासवर्ड और जो डाटाबेस यूजर नेम मैंने रखा है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, और इतना करने के बाद एक काम करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जो आपको फाइल मिलती है वजीपर के सोर्स कोड में आपको फाइल मिलती है, बैकएंड का सोर्स कोड मिलता है जो Node.js है, और ये फ्रेश डाटाबेस है जो MySQL की डाटाबेस है, और यहाँ फ्रंट एंड है जो कोऑर्डिनेटर में वजीपर का कोड है। ठीक है, 3 पार्ट में आपको चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे डाटाबेस को क्रिएट किया। डाटाबेस में हमें ये डाटाबेस भी इंपोर्ट करनी होगी, क्योंकि हमने सिर्फ अभी डाटाबेस को क्रिएट किया है, डाटाबेस के अंदर कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट नहीं की है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, या तो डायरेक्टली रूट पासवर्ड का यूज करके आप डायरेक्टली PHP MyAdmin में भी लॉग इन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप एक काम भी कर सकते हो, यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फाइल लोकल में अपलोड करके रख सकते हो, जिसको आप इन फ्यूचर दोबारा भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ इस तरह से। सॉरी, चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, छोड़िए इसको नहीं करते हम। रूट पासवर्ड यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ PHP MyAdmin के ऊपर क्लिक करो और पब्लिक एक्सेस के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे आपका PHP MyAdmin ओपन हो गया है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम केस में रूट रहता है, आपके केस में जो भी हो वो आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद पासवर्ड को यहाँ पे डालिए और लॉगिन कर लीजिए।
इतना करने के बाद देखिए जो डाटाबेस आपने क्रिएट किया था उस डाटाबेस का नाम लेफ्ट साइड में साइड बार में आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे अभी कोई भी टेबल नहीं है। उसके लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप ऐसे कर सकते हैं, या चूज बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। यहाँ पे देखिए ये फाइल जो है हमारी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब हमें इसकी नीड नहीं है, अब इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमने डाटाबेस भी क्रिएट कर लिया है, और डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हमने फाइल्स को भी इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया था, जिनमें से कुछ इंस्टॉल हो चुके हैं, एक बाकी है, इसको भी इंस्टॉल होने का हम वेट करते हैं। ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम एक काम और करेंगे, एक काम करते हैं, अभी वेबसाइट को ऐड नहीं करेंगे, टर्मिनल में जा करके जो हमें बेसिक नीड है, जो कमांड हमें चलानी होती है, लाइब्रेरी की ज़रूरत रहती है, उन सबको एक एक करके हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। एक बार में सभी को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसको वन बाय वन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे और इसको एंटर करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक के लिए दूसरी कमांड हम फिर से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करके लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, पेस्ट करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। दूसरी कमांड हमारी इंस्टॉलेशन पर चल गई है। इसी तरह दूसरी कमांड एक हमारे पास में फिर ये रहेंगी, यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ राइट क्लिक करके इसको भी पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। और इसी तरह वन बाय वन करके हमें सभी को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये रहा यहाँ तक। ठीक है, देखिए मैंने सभी वन बाय वन करके सभी कमांड्स को यहाँ पे रन कर दिया है। जो कि बेसिक लाइब्रेरीज की नीड रहती है वजीपर के लिए, वो सब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी। ये लास्ट चल रही है, इसका थोड़ा हमें वेट करना होगा, तब तक इंस्टॉल होते हैं। ये देखिए, चलिए ये भी इंस्टॉल हो गया। और अब देखिए हमने क्या किया, एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर ली है अपने वीपीएस सर्वर में, ए पैनल में, और साथ में हमने उस पीएचपी के एक्सटेंशंस को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब बात आती है हमें वेबसाइट को ऐड करना है। अभी हमने डाटाबेस भी क्रिएट कर लिया, सब कुछ हमने क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे अपना जो हमारा मेन डोमेन रहेगा फ्रंट एंड, जिसके ऊपर यूज़र एक्सेस करेंगे, उसको हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये ऐड कर लिया। और यहाँ पे पीएचपी वर्जन आप ध्यान रखना, जो पीएचपी वर्जन आप सिलेक्ट कर रहे हो उस डोमेन के लिए वही प्रायोरिटी पर रहेगा, वही सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा डोमेन तो ऐड हो गया, लेकिन अभी इसके ऊपर एसएसएल इंस्टॉल नहीं है। जस्ट क्लिक करेंगे। ये ध्यान रखना है, जो डोमेन आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, जिस भी कंपनी से आपने डोमेन को बाय किया हुआ है, उसके डीएनएस मैनेजर में जा करके आपको जो ये वीपीएस आप यूज़ कर रहे हो, इस वीपीएस का जो आईपी है, ये इस आईपी को आपको पॉइंट कर देना है ना। इसी आईपी के ऊपर आपके सब डोमेन या फिर डोमेन को डीएनएस मैनेजर में जाकर के पॉइंट कर देना। अगर पॉइंट नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं होगा एसएसएल, ये ध्यान रखना है। ये देखिए हमारा जो एसएसएल है डोमेन के ऊपर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको फोर्स HTTPS करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे हमारा जो डोमेन है ये यहाँ पे 89 डेज का एसएसएल दिखा रहा है। बाद में इसको आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन डोमेन जो हमारा है उसके ऊपर क्या फाइल्स आई हैं वो आप देख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट फाइल्स रहती हैं कुछ, जब आप ए पैनल में किसी डोमेन को ऐड करते हो तो कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल रहती है जिनका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन हमें इसको नहीं रखना। हमारा जो कोड है हमें इस डोमेन के ऊपर उसको अपलोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए इस डोमेन की डायरेक्टरी यहाँ पे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारी फाइल जो पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आई है डोमेन ऐड करने पर, इनको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अगर आप इसको यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने फाइल्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपना जो फ्रंट एंड का कोड है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए हम एक काम करेंगे, जो हमारा फ्रंट एंड है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, कन्फर्म अपलोड। तो अपलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि जो इस फाइल का साइज़ है वो अप्रोक्स 301 MB के आसपास है, तो हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो जिप फाइल थी फ्रंट एंड की वो अपलोड हो गई है। यहाँ राइट क्लिक करके इसको अनजिप कर लेंगे। अनजिप होने में यहाँ पे लॉग्स कुछ टाइम लेंगे। जब तक आपको लॉग्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये अनजिप अभी नहीं हुई है। जैसे ही अनजिप कंप्लीट हो जाएगी तो ये पॉपअप यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए ये अनजिप हो गई है। और अब देखिए हमने हमारा जो मेन डोमेन था उसकी डायरेक्टरी में अपना जो फ्रंट एंड है वजीपर का उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। और अगर मैं अभी यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी ये कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा .env फाइल में आपका जो फ्रंट एंड डोमेन है, जो बेस डोमेन है, उसको सेट करना और डाटाबेस की डिटेल फिलअप करना। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, जो हमारा मेन डोमेन है वो ये है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और हमारा जो डाटाबेस यूजर नेम है वो ये है, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और ये पासवर्ड को भी कॉपी कर लेंगे और ये सभी डिटेल हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। सबसे पहले देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक बेस यूआरएल करके ये मिलेगा। इसमें आपको यहाँ अपना फ्रंट एंड का जो डोमेन है जिसके ऊपर आपने इंस्टॉल किया है इसको यहाँ पे डाल देंगे। ये बेस डोमेन हमारा ये रहेगा। नीचे आएंगे तो डाटाबेस की डिटेल है, डाटाबेस का नाम जो भी आपने रखा होगा वो रखना है। डाटाबेस का यूजर नेम जो भी आपने रखा होगा, मेरे केस में सेम है तो वही आपको यहाँ पे रखना है। पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, मैंने इसीलिए पहले से नोट डाउन किया था कि आगे हमें बहुत जगह पे इसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अभी ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक पुट env करके, थोड़ा ये नोट डाउन कर लीजिएगा। पुट env एक फंक्शन है, एक एक्सटेंशन है PHP का। अगर वो यहाँ पे डिसेबल रहेगा आपके पैनल में तो ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे ऐप स्टोर में और ऐप स्टोर में आपको यहाँ PHP में जाना है, PHP की सेटिंग में। और जैसे सेटिंग ओपन होती है, थोड़ा वेट करेंगे, रिफ्रेश कर लो। चलिए PHP की सेटिंग ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपको साइड बार में ऑप्शन मिलता है डिसेबल फंक्शंस, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सभी फंक्शंस अभी PHP 8.1 में डिसेबल्ड हैं। तो पुट env करके एक फंक्शन आपको ये मिलेगा, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना। डिलीट मतलब क्या होगा कि यहाँ डिसेबल से उसको हमने इनेबल कर दिया, डिसेबल लिस्ट से हमने उसको हटा दिया। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए जैसे आप दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पैनल है वो लाइव हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारा जो कोऑर्डिनेटर है उसको पॉइंट नहीं किया गया है, जिस फाइल पे उसको जाना है उसको फाइल नहीं मिल रही। तो उसके लिए काम करेंगे, ये कोड यहाँ पे आपको मिलता है, इस कोड में आपको छोटा सा ब्लॉक ये मिलता है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको जाना है आपके वेबसाइट्स में और यहाँ से आपका जो मेन डोमेन जो आपने अभी ऐड किया है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद साइड बार में कॉन्फ़िग का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ जहाँ पे ये देखिए 37 लाइन जहाँ पे ये लिखा हुआ है। लगभग वैसे कहीं पर भी डाल सकते हैं कोड को, कोई इशू नहीं है इसका, लेकिन मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब आप देखेंगे लॉगिन पर हम आ चुके हैं, आपका काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसको लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो गया है और इसका डैशबोर्ड अब आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। डैशबोर्ड में आप देखिए लाइव चैट, बटन, लिस्ट, सब चीज़ें इसमें वर्किंग है। ये स्क्रिप्ट में लिस्ट भी काम करता है, बटन भी काम करता है, पोल भी काम करता है और लाइव चैट भी काम करता है। ठीक है, चलिए अभी काम करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अगर मैं यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करूँ और ऐड अकाउंट क्लिक करूँ तो यहाँ पे QR कोड नहीं आएगा। QR कोड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि QR कोड आने के लिए हमें इस पैनल को बैकएंड Node.js से कनेक्ट करना होगा, जो अभी हमने तैयार ही नहीं किया है, उसके ऊपर कोई इंस्टॉलेशन ही नहीं किया है। तो सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पे एक ऐड वेबसाइट के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। जो हमारा बैकएंड के लिए हमने सब डोमेन बनाया है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कॉपी करके इसको यहाँ पे डालेंगे और बाकी सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया था वही प्रोसेस है। SSL के ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स एनक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, तब तक के लिए हमें वेट करना होगा।
ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो डोमेन आपने यहाँ पे ऐड किया है वो पॉइंट जरूर होना चाहिए आपके इस जो भी वीपीएस आप यूज़ कर रहे हैं उस वीपीएस के आईपी से। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको फोर्स करेंगे, इसको एसएसएल सेव कर देंगे और ये आप देखेंगे इस डोमेन या फिर इस सब डोमेन के ऊपर भी हमारा जो एसएसएल है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी पहले की तरह कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपको मिल गया। डिफ़ॉल्ट जो फाइल्स हैं वो भी इस डोमेन की डायरेक्टरी में कॉपी हो चुकी हैं। ठीक है। अभी काम करेंगे। अब ये जो हम बात कर रहे हैं इस सब डोमेन की, ये हमारा एपीआई है, बैकएंड है और इसके ऊपर नोड.जेएस इंस्टॉल होगा। अभी हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ मेन डोमेन को इंस्टॉल किया था तो मेन डोमेन की सेम डायरेक्टरी में जाके हमने जिप फाइल को अपलोड किया था, लेकिन बैकएंड के केस में ऐसा नहीं होगा। बैकएंड हमने बताया कि नोड.जेएस में है और नोड.जेएस जो है वो डायरेक्ट जो हमारा सब डोमेन है इसकी डायरेक्टरी में अपलोड करने पर वो काम नहीं करेगा। नोड.जेएस हमेशा वीपीएस के रूट के थ्रू चलता है, तो हमें जाना होगा रूट डायरेक्टरी में। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, रूट में जाने के लिए फाइल्स में जाइए और यहाँ पे देखिए रूट डायरेक्टरी ये वीपीएस की है और इसके अंदर एक रूट का फोल्डर आपको मिलेगा। यहाँ से आएंगे आप रूट, ये वाला है ना, और यहाँ इस रूट में कोई एक फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो भी आप नाम देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं। मेरे केस में मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ WS सर्वर। ओके, तो WS सर्वर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे हमें अपलोड करनी है बैकएंड का जो नोड.जेएस का हमारा कोड है। उसमें देखिए फ्रंट एंड हम यूज कर चुके हैं, सेटअप कर लिया। बैकएंड हमें यहाँ से उठाना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। डाटाबेस हम पहले से इंपोर्ट कर चुके हैं, तो सोर्स कोड की सभी फाइलें हमारी लगभग यूज हो चुकी हैं। ये देखिए बैकएंड भी हमारा अपलोड हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, इसको अनजिप कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा बैकएंड पे हमने ये चीज़ें अपलोड कर दी हैं और अगर अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे चलिए ये तो अभी चल रहा है क्योंकि हमने रूट में चला है, रूट में डाली है सब चीज़ें, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना ये है, कॉन्फ़िग में जाएंगे, कॉन्फ़िग के नाम से फाइल मिलेगी और यहाँ पे आपको डोमेन जो भी आपका मेन डोमेन है उसी मेन डोमेन को आपको दोबारा से यहाँ पे डाल देना है। ये हमारा मेन डोमेन था और यहाँ पे आपको देखिए डाटाबेस की डिटेल मिल जाएगी। यूजर नेम पासवर्ड मेरा सेम नहीं है लेकिन डाटाबेस और यूजर नेम सेम मेरा मिल रहा है। आपके केस में जो भी आपने रखा होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाकी पासवर्ड यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, मेरा पासवर्ड जो था। मेन चीज़ इसमें यहाँ पे पोर्ट है। नोड.जेएस जो है वो पोर्ट के ऊपर काम करेगा, पोर्ट के ऊपर रन होगा, तो आपको जो भी पोर्ट डालनी है वो पोर्ट यहाँ पे डाल करके उसको ध्यान रखना है कि कौन सी पोर्ट के ऊपर आपने नोड.जेएस एप्लीकेशन को इसको सेट किया है। तो जब भी जो हमारी नोड.जेएस एप्लीकेशन है वजीपर का बैकएंड, ये हमने 9900 पोर्ट पर कर दिया है। ये हमने यहाँ पे सेटिंग तो कर दी है बट अभी यहाँ पे ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये जो हमारा ये डोमेन है इसकी जो रूट डायरेक्टरी है उस रूट में उसकी डिफॉल्ट फाइल्स पड़ी हैं, उन्हीं को फैच कर रहा है। अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि इस डोमेन के ऊपर इसकी डायरेक्टरी नहीं बल्कि जो वीपीएस का रूट है उस पर कोई एप्लीकेशन है उसको हम रन करेंगे, उससे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से जो हमारा आईपी का डोमेन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी करके ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक रिवर्स प्रॉक्सी को ऐड कर देंगे। ठीक है। इसका नाम आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मेरे केस में WS सर्वर और यहाँ पे आपको लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस रहता है वो रहता है http:127.0.0.1 और उसके बाद कोलन और उसके बाद पोर्ट नंबर। जो पोर्ट नंबर आपने वहां अभी यूज किया था सेम पोर्ट नंबर यहाँ पे डालना है। अगर पोर्ट नंबर चेंज कर दोगे तो काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है, इसको कंफर्म कर देंगे। तो हमारा जो है ये रिवर्स प्रॉक्सी हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अब ये एपीआई वाला बैकएंड वाला डोमेन है वो हमारा पॉइंट हो गया हमारे नोड.जेएस की एप्लीकेशन से। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी जो रूट डायरेक्टरी वाली फाइल थी ये अभी काम कर रही है। काम करेंगे, इसको एक बार रन कर देंगे और एक बार दोबारा रन करते हैं।
कभी कभी स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए अभी हमने फाइल्स को डिलीट नहीं किया, जो उसकी डोमेन की मेन डायरेक्टरी में फाइल पड़ी हुई थी डिफॉल्ट फाइल, वो यहाँ पे काम नहीं कर रही, क्योंकि हमने इसको बोल दिया कि Node.js पर इस पोर्ट पर, पोर्ट नंबर 99001 पर कोई एप्लीकेशन रन कर रही है Node.js से, उसको यहाँ पे दिखाना है। लेकिन वो कब दिखाई दे? क्योंकि वहाँ पे कोई एप्लीकेशन हमने पॉइंट तो कर दिया लेकिन उसको रन नहीं किया। तो रन करने के लिए काम करेंगे, यहां से हम जाएंगे टर्मिनल में। अब ध्यान ये रखना है, देखिए हमने रूट डायरेक्टरी में, रूट फोल्डर में WS सर्वर का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फाइल है app.js जो Node.js की एंट्री पॉइंट फाइल रहती है किसी एप्लीकेशन की। तो ये एंट्री पॉइंट फाइल हमारी ये है, इसी से हमारी पूरी एप्लीकेशन कंट्रोल होती है। तो एक काम करेंगे, यहां से हम जाएंगे टर्मिनल में, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है जो हमारा WS सर्वर का फोल्डर है। ठीक है, ये वाला रूट डायरेक्टरी में हमने रूट के अंदर WS सर्वर का फोल्डर बनाया। तो पहले हम जाएंगे रूट के अंदर WS सर्वर के फोल्डर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cd, उसके बाद फोल्डर का नाम। cd जो कमांड रहती है वो रहती है किसी डायरेक्टरी में एंट्री करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर एक फाइल है app.js, इसको हम रन करेंगे pm2 होता है इसका पैकेज मैनेजर। pm2 स्टार्ट कमांड है सब ये, app.js जो फाइल है उसका नाम लिखा और एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो ऑनलाइन रन हो चुकी है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह का रेस्पॉन्स मिलेगा। मतलब अब हमारा बैकएंड जो था वो रन कर चुका है और बैकएंड का जो URL है वो ये है। अब देखिए हमने फ्रंट एंड भी हमारा रेडी है, बैकएंड हमारा रन कर चुका है। अब हमें यहाँ पे जो फ्रंट एंड है जहाँ पे हमारा ये QR कोड नहीं आ रहा था, इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग में हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड को हमारे बैक एंड से लिंक करेंगे। उसके लिए सोशल नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे और यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो बैक एंड का जो आपका URL है यहाँ से हमने सीधा कॉपी किया है और उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब अगर आप यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे QR कोड आ जाएगा। ठीक है, QR कोड आ चुका है और आप इसको स्कैन करना चाहें स्कैन करके देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको स्कैन कर रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आप वजीपर का यूज कर सकते हैं, बल्क मैसेजिंग, चैटबॉट, बटन लिस्ट, पोल सेंडर, सभी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वजीपर का सोर्स कोड चाहिए उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके वजीपर में कोई इशू आ रहा है उसको फिक्स कराना है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।